को समझने के लिए तो बाहरी संगठन यहाँ पर आ रहे हैं। सिंगापुर के कल 5 मंत्री और वहाँ की राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि पदाधिकारी और कुछ प्रतिनिधि लगभग 20 के लगभग वहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल हिंदुस्तान में आया कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली और सरकार और पार्टी के साथ समन्वय, इसको लेकर के पढ़ने के लिए, सीखने के लिए वो आ रही है। तो मध्य प्रदेश में वो गए थे, मध्य प्रदेश सरकार के साथ में उन्होंने और अपना 3 दिवसीय वो कार्यक्रम उन्होंने किया था, अध्ययन किया था। उसके बाद वो 19 नवंबर, 20 और 21 नवंबर को, 19 को उनका आगमन है, 20 को यहाँ रहेंगे, 21 को वापस लौट करके जाएंगे। तो वो पार्टी कार्यालय में भी आएंगे, यहाँ पर भी आपसे रूबरू होंगे और फिर सरकार के साथ भी, जो मुख्यमंत्री जी के साथ भी वहाँ पर भी रहेंगे। यहाँ के कुछ प्रमुख स्थान है उनका भी वो जैसे एक हम लोगों ने भी सोचा कि अब वो आए तो उनको चोखी ढाणी भी दिखाया जाए, ऐसा एक अभी विचार चल रहा है कि कहाँ कहाँ कार्यक्रम उनका होगा। ये कार्यक्रम करके और फिर आमेर, जो मैं सोचता हूँ अपने यहाँ का एक दर्शनीय स्थल भी है और उसको भी हम दिखाएं और भी 1-2 पॉइंट्स और तय करेंगे, समय निर्धारण कर रहे हैं, उनको बताया हुआ है, हमारी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी तय करेंगे। तो वो 3 दिन में पार्टी को भी पढ़ेंगे, समझेंगे, हमारी कार्यप्रणाली, हमारी संगठनात्मक व्यवस्था और फिर सरकार कैसे काम कर रही है, विकास किस प्रकार से कर रही है, हमारा कार्यकर्ता किस प्रकार से सरकार की घोषणाओं को पूरा करवाने में अपना नीचे के स्तर तक किस प्रकार से भागीदार बनता है, सहयोग करता है, जनता के अभाव किस प्रकार से दूर करने में वो अपनी भूमिका निभाता है। ये सब चीज़ें उसमें चर्चा का विषय होगी। थोड़ा भाषा का रहेगा, कहीं थोड़ा एक फ्लो, हाउ टू स्पीक इन हाई लेवल इंग्लिश, ये एक प्रॉब्लम रहेगी। तो ठीक है, उसका समाधान हमारे राव राजेंद्र सिंह जी, मैं सोचता हूँ कि वो इसको पूरा कर लेंगे। देखते हैं, कार्यक्रम अच्छा होगा और आप सबका भी उसमें सहयोग अपेक्षित है। सत्ता और संगठन दोनों से मुलाकात होगी? दोनों से वो अलग अलग भी करेंगे, सामूहिक भी करेंगे। एक वजह धीरज गुजर का ये बयान आया है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार जो उनके जूते की भाषा से बात करें, क्या समझते हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सुचिता के पूर्ण भाषा होनी चाहिए जनप्रतिनिधियों की, क्या वो है? कमोबेश सभी पार्टियों में ये रहती है? नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं। बाहुबली राज नहीं चाहिए। बाहुबली ऐसी राजनीति करेंगे क्या, या कोई नीतिगत निर्णय होंगे? आखिर कहीं अधिकारी ने, किसी ने भी त्रुटि भी की है तो उच्च अधिकारी बैठे हैं जिनके सामने शिकायत की जा सकती है और उचित माध्यम से सक्षम तरीके से बात रखी जा सकती है। इसमें जूतम पेजार या शक्ति बल प्रयोग, मैं सोचता हूँ कि किसी भी राजनेता के लिए ये निंदनीय है, अच्छा नहीं है, कतई नहीं करना चाहिए। यदि इस प्रकार से होता रहा, बाहुबलियों को और संरक्षण मिलता गया, तो राजनीति किस दिशा में बढ़ जाएगी? ये राजस्थान है, शांति प्रिय क्षेत्र है, यहाँ पर बाहुबली को कोई अलग से स्थान मिले, महत्व मिले, ये ठीक बात नहीं है। बाहुबली का मतलब ये राजनेता किसी अधिकारी पर बल प्रयोग करे, जुतुम पेजार की बात कर दे, शब्द चयन सही नहीं करे, हल्के स्तर के शब्द प्रयोग कर दे, इसको कतई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। बीजेपी सुचिता की राजनीति की बात कर रही है। अनिता बदेल ने भी एसडीएम को बिल्कुल लताड़ बुलाई थी और गाली गलौज तक भाषा में उतर आई थी। देखिए, मैं एक बात बताऊं, किसी को भी मैंने शब्द प्रयोग किया आपसे, मैं स्वयं भी क्यों ना हो, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, किसी विषय पर तकरार हुई हो, कठोर शब्दों में कहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन शब्द चयन मतलब मर्यादापूर्ण होना चाहिए। अमर्यादित शब्दावली कतई स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक रहोगी तो सेफ में रहोगी, यानी एक व्यापारी को बढ़ाने के लिए ये नारा गढ़ा है बीजेपी ने। अब मैं राहुल गांधी जी के बारे में क्या बताऊं, वो जलेबी में क्या ढूंढते हैं, कैसे कारखाने की बात कर लेते हैं, जो मजाक बन गई पूरे हिंदुस्तान में, लोग जलेबी खिला खिला करके उनको चिढ़ाने लग गए थे। यही नहीं, वो आलू से कैसा वो चिप्स सोना कैसे निकालते हैं, कैसे सोना बनता है, ऐसे ही कई प्रकार की बातें वो मनगढ़ंत
यानी बिना सोचे समझे बोल देते हैं। इसका एक कारण है कि उन्होंने अध्ययन नहीं किया हुआ है, वो घर में ही पढ़ाई की हुई है, वो कभी सरकारी स्कूलों में गए ही नहीं, देखा ही नहीं है। सुरक्षा कवच में घर में बैठ करके मास्टर आकर के घर में उनको पढ़ाता था, और घर में जो कुछ भी पुस्तकीय ज्ञान उनको दे दिया वो ज्ञान ले लिया और उसके आधार पर राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। उनको धरातल पे आना चाहिए, समझना चाहिए कि किस परिप्रेक्ष्य में ये शब्दावली ये बात कही गई है। राष्ट्र के समग्र समाज को एक रखने की बात आदरणीय मोदी जी ने कही है कि इस देश का प्रत्येक समाज संगठित रहे, एक रहे तो सुरक्षित रहेगा। इसमें कहाँ एक व्यापारी की बात आ जाती है। मैं एक बात फिर बताना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत साफ कहा था कि किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई मस्जिद में नमाज पढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई मंदिर में आराधना करे, आरती उतारे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन राष्ट्रभक्ति जरूरी है, राष्ट्रीय चरित्र उनमें चाहिए, देश के कण कण के प्रति आत्मीयता का भाव उनके मन में होना चाहिए। ये एक होना ये जरूरी है। आज यदि हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच और दुर्भाग्य से हिंदुस्तान हार जाए, जो पटाखे फोड़ता है वो इस देश का नागरिक यानी हो नहीं सकता, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। वो बात अलग है, लेकिन भारत के प्रति समर्पण का भाव, मान सम्मान ये होना चाहिए। इसके लिए एक रहने की बात कही गई है। अब वो क्या नजर से, किस नजरिए से उसको मोड़ देते हैं। आज तक देश को तोड़ने का काम किसने किया? सबसे पहले कांग्रेस ने किया, फिर तुष्टीकरण अपना करके परिवार के एक सदस्य को ज्यादा महत्व देने की बात करते हैं और दूसरे को और कम महत्व की बात दोगे तो समाज नहीं टूटेगा क्या? ये तोड़ने का षड्यंत्र कर कौन रहा है? वोट की राजनीति कर कौन रहा है? वोट प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के और समाज में भेद पैदा करने का काम कौन कर रहा है? अच्छा ये बात बताओ, कभी भी राहुल गांधी जी या कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता ने ये कभी भी नहीं बोला कि एक कोई नेता हैदराबाद का या सिकंदराबाद का कोई नेता ये कह दे कि 15 मिनट पुलिस को अलग कर दो, हम सब सलट लेंगे। उस पर क्यों नहीं प्रतिक्रिया करते? उस पर तो वो बोलते ही नहीं है। उनको पता नहीं क्यों कि वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। एक अपने जयपुर में भी एक कोई मौलवी बोल के चले गए थे कि हम यदि सड़क पे आ गए तो आपकी रूह कांप जाएगी। आप सबने भी अखबार में समाचार में पढ़ा था। तो फिर आप सबको भी गुस्सा क्यों नहीं आता है कि क्या है, किस दिशा में ले जा रहे हो, राजनीति कहाँ ले जा रहे हो, क्या ये? और उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे, उसमें तत्काल उसका बहिष्कार करके निकल जाना चाहिए था कि क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कैसे बोल सकते हो कि रूह कांप जाएगी? क्यों कांप जाएगी रूह? सड़क पे तो चलते ही हैं, सभी चलते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पे चलोगे तो किसी की रूह क्यों कांपेगी? लेकिन कोई धमकी भरे शब्दों में यानी एक वर्ग दूसरे वर्ग को धमकाने का काम करे और उसको हमारे राजनेता सुनते जाएं, मैं सोचता हूं कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। ऐसी राजनीति से मैं तो सोचता हूं कि लांछित होते वाले। वैसे तो मोदी का भारत है, क्या डरने वाला भारत है? इस तरह डराने का काम कर रहे हैं, डरेगा नहीं। भारत डरने वाला नहीं है। ये मोदी का भारत क्या, हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान कई आक्रांता आते गए, कुछ भी नहीं, सब लौटते गए। अपने अपने सबक उन सबको हमने सिखाया भी है। ये भारत कोई डरने वाला नहीं है। मैं आपसे एक बात बताऊं, लेकिन कोई डराने का षड्यंत्र करे और हम उसको, चूंकि हमारा वोट बैंक है इसलिए हम चुपचाप उसको प्रोत्साहित करते रहे। मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, देखिए मीडिया का बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया एक चौथा स्तंभ है इस देश का। तो किसी भी प्रकार के ऐसे षड्यंत्र जिससे कोई भी आक्रांता को प्रोत्साहन मिले, ये कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उसको धरातल पर लाने का प्रयास करना चाहिए, उसको सबक सिखाने में अपनी भूमिका निभाना चाहिए ताकि वो लाइन पर चले।